अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ब्रांच की बात करें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ कंसर्न विद द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बच्चे हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल टू टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरे हमारे पास होते हैं गैल्वेनिक और वोलेटिक सेल। अब हमने एनर्जी कन्वर्जन के बारे में स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। एनर्जी कन्वर्जन बच्चे किस किस में पढ़ेंगे? या इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी के अंदर, या जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इनकी आपस में कन्वर्जन को हम किसके अंदर स्टडी करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। जैसे हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी के अंदर जैसे हमने कहा था कि बायोएनर्जेटिक्स के अंदर वहाँ पे भी हम एनर्जी कन्वर्जन को स्टडी करते हैं, लेकिन किस के अंदर? लिविंग सिस्टम के अंदर। वहाँ पर हमने क्या कहा था कि जब फोटोसिंथेसिस होगी तो उस वक्त बच्चे जो सोलर एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही थी केमिकल एनर्जी के अंदर। लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमने क्या बात करनी है कि सिर्फ और सिर्फ हमने बात करनी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। जैसे फिजिक्स में हम कहते हैं कि जब हम कोई स्विच ऑन करते हैं, पंखा चलता है, तो बच्चे वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी के अंदर। या अगर हम टरबाइन की बात करें, जब वो चलती हैं तो वहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। लेकिन यहाँ पे सोल्यूशन केस में या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जस्ट हमने टू टाइप ऑफ एनर्जी की बात करनी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। अब बच्चे मैंने कहा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल टू टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दूसरे हमारे पास हैं गैल्वेनिक और वोलेटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी के अंदर। एक्चुअली जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होते हैं उनके अंदर बच्चे, उन सेल के अंदर हम एक डीसी बैटरी कनेक्ट करवाते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होती है, जो एनर्जी का सोर्स है। और वो इलेक्ट्रिक करंट जब सॉल्यूशन में से पास करता है तो वो उस जिस चीज़ का हमने सॉल्यूशन बनाया होता है उसको कंपोनेंट को क्या कर देता है? सेपरेट कर देता है। मीन वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी के अंदर। लेकिन जब हम गैल्वेनिक और वोलेटिक सेल की बात करेंगे तो बच्चे उन सेल के अंदर हम बाहर से बैटरी कनेक्ट नहीं करते, बल्कि उनके अंदर क्या होता है कि खुद एक केमिकल रिएक्शन होता है और उस स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के रिस्पॉन्स में जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मीन गैल्वेनिक सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। मीन गैल्वेनिक सेल के अंदर जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। अब बच्चे फर्स्ट हम बात करें यहीं पे दोबारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करें तो उनके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोलिसिस बच्चे इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, चाहे वो सॉल्यूशन फॉर्म में है या चाहे वो फ्यूज्ड फॉर्म में, हमारा इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होती है कि जब वो सॉल्यूशन फॉर्म में हो या फ्यूज्ड फॉर्म में हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा कंडक्ट करेगी तो हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और अगर वो कम कंडक्ट करेगी, अपने आयन में कम चेंज होगी, तो उसे हम बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है, इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को भी ज़्यादा कंडक्ट करता है। तो बच्चे जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, चाहे वो फ्यूज्ड फॉर्म में हो या सोल्यूशन की फॉर्म में हो, तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास करके उसके कंपोनेंट को सेपरेट करना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। मीन इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करके। तो फिर ये इलेक्ट्रोलिसिस का जो फिनोमेना है ये कौन से सेल के अंदर होगा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर होगा। और जो उसमें से जो इलेक्ट्रिक करंट हम जो पास करवा रहे हैं, मीन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो किसके लिए बच्चे यूज़ होगी? टू काज एंड अदरवाइज नॉन स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टू टेक प्लेस। फिर हम ये कह सकते हैं बच्चे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सा हो सकता है? जो खुद ब खुद ना हो सके। तो मीन इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को ड्राइव करने के लिए, उसको कैरी ऑन करने के लिए, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाने के लिए हम उस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या इलेक्ट्रिक करंट को क्या करवाते हैं? पास करवाते हैं। इसके अपोजिट अगर हम गैल्वेनिक सेल की बात करें तो बच्चे गैल्वेनिक सेल जो है
वो हमें खुद एनर्जी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो हमें प्रोवाइड करता है। मीन गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या होगा, एक खुद ब खुद एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, खुद ब खुद स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होंगे, और जिनके रिस्पॉन्स में, जिनके रिजल्ट में जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो जनरेट होगी। तो हम फिर बोलेंगे कि केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट बच्चे अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, तो बच्चे हम ऑक्सीडेशन नंबर किसे बोलते हैं? इट इज़ अपेरेंट चार्ज ऑन द एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और एन आइन। और ये ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। जैसे बच्चे हम यहाँ पर अभी डिफरेंट एग्जांपल्स की बात करेंगे। अब अगर मैं के पॉजिटिव लिख देता हूँ तो अब ये K+1, तो बच्चे अब ये एक आयन है, पोटाशियम आयन। तो इस पोटाशियम आयन के ऊपर इसका जो अपेरेंट चार्ज होगा, उस अपेरेंट चार्ज को से क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट बोलेंगे। अब अगर मैं खाली बच्चे सोडियम लिख देता हूँ तो अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो होगा। तो अब इसका जो अपेरेंट चार्ज चूँकि वो ज़ीरो है, तो फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी ज़ीरो होगा। नेक्स्ट बच्चे हम इसके रूल्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट रूल हमारे पास ये है कि जितने भी एलिमेंट जब वो फ्री स्टेट में होंगे तो उन सब का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो ज़ीरो होगा, और उनकी सिंबल के ऊपर हम क्या बच्चे जो हैं वो शो करवाते हैं, ज़ीरो ज़ीरो जो है वो डाल देते हैं। वो किस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो बच्चे क्या है? ज़ीरो है। एग्जांपल्स की बच्चे हम बात करें, जो भी एलिमेंट हो, देखें सोडियम है, मैग्नीशियम है, हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन है, चाहे वो जिंक हो, कॉपर हो, बच्चे आयरन हो, पोटाशियम हो, कोई भी एलिमेंट जो है अगर वो फ्री स्टेट में होगा तो उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो होगा। नेक्स्ट बच्चे हम बात करते हैं आयन की। अब आयन बच्चे वो कैटाइन भी हो सकता है, वो एनाइन भी हो सकता है। तो आयन के केस में हम क्या बोलेंगे कि आयन के ऊपर जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। मैं बात करता हूँ K+1, दिस इज़ अ कैटाइन। अब इस कैटाइन के ऊपर चार्ज क्या है? +1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी +1। मैं बात करता हूँ Al+3, बच्चे एल्यूमिनियम कैटाइन। अब इस पे चार्ज कितना है? 3+, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा? +3 होगा। हम बात करते हैं सल्फर के आयन की, S2-। अब बच्चे इस पे ये एनाइन है, इस पे चार्ज क्या है? -2, तो बच्चे इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा? -2। मीन आयन के केस में उनके ऊपर जो चार्ज होगा वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अब बच्चे हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन जो है उसका तमाम कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, लेकिन जब मेटल हाइड्राइड बनेंगे तो उसके अंदर उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। एग्जाम्पल के बच्चे हम बात कर लेते हैं। देखें, हम बात करते हैं H2O की, CH4 की, किसी भी बच्चे जहाँ पे भी आपको हाइड्रोजन नज़र आएगी तो हमेशा वहाँ पर उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा बच्चे वो हमारे पास कितना होगा? वो हमारे पास +1 होगा। यहाँ पर देखें बच्चे दो हाइड्रोजन है, एक का कितना होता है? +1, तो +1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। ठीक है, जो जो जहाँ पे भी आपको हाइड्रोजन नज़र आएगी तो हमेशा उसका जो ऑक्सीडेशन जो नंबर होगा वो हमेशा बच्चे क्या होगा? +1 होगा। लेकिन अगर हम मेटल हाइड्राइड की बात करें, जैसे बच्चे है सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, तो इस केस में हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो माइनस में होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन -1, सोडियम +1, मैग्नीशियम +2, और जो हाइड्रोजन है बच्चे वो उसके 2 एटम है तो हम पहले लिख देते हैं 2, और ब्रैकेट में ए की ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -1। अब बच्चे देखकर ना जो मेटल्स होती हैं वो जो हैं वो बच्चे उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देती हैं। तो मतलब वहाँ उनके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट बच्चे हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। अब जो ऑक्सीजन है अगर उसके नॉर्मल ऑक्साइड होंगे, जैसे मैं बात करूँ वाटर की बात कर लेता हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर लेता हूँ, लिथियम ऑक्साइड की बात कर लेता हूँ, बच्चे ये सारे के सारे ऑक्सीजन के नॉर्मल ऑक्साइड हैं। और नॉर्मल ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2। यहाँ पर देखें बच्चे ऑक्सीजन -2 और दोनों हाइड्रोजनों का मिलाकर +2। यहाँ पे बच्चे ऑक्सीजन का -2, कैल्शियम का +2। यहाँ पे बच्चे ऑक्सीजन का -2,
एक लिथियम का +1 होता है, 2 लिथियम के एटम है तो उनका भी +2। तो मीन नॉर्मल ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। अब हम बात कर लेते हैं पर ऑक्साइड की। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड। तो बच्चे इन पर ऑक्साइड के अंदर आपने याद रखना है कि पर ऑक्साइड के अंदर हमारे पास जो ऑक्सीजन होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। अब बच्चे एक और बात याद रखनी है, जो नेक्स्ट रूल है हमारा वो ये है कि अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा तो उनके अंदर सब एटम्स के, सब एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होगा वो 0 के बराबर होगा। मीन H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये हमारे पास एक न्यूट्रल कंपाउंड है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल केस में ये ज़रूरी है कि अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगर मैं इन दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर का सम लूँ तो मेरे पास वो आंसर 0 ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चे देखें, हाइड्रोजन +1 होता है एक का, कितने हाइड्रोजन है 2, तो आंसर क्या आ गया +2। अब मैंने इनका सम 0 लेकर आना है तो मीन यहाँ पर -2 का होना ज़रूरी है। अब वो -2 कब आएगा, जब हर ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। एक का -1 होगा तो 2 का कितना हो जाएगा -2, -2 +2 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब बच्चे अगेन यहाँ पर सोडियम का +1 होता है, 2 सोडियम है तो +2, एक ऑक्सीजन का -1, 2 ऑक्सीजन है -2, जवाब कितना आ गया 0, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल के एलिमेंट का अलजेब्रिक जो सम होगा उनका ऑक्सीडेशन नंबर का वो 0 के बराबर होगा। लास्ट बच्चे हम बात करते हैं सुपर ऑक्साइड की। बच्चे जो सुपर ऑक्साइड है, जैसे मेरे पास है पोटाशियम सुपर ऑक्साइड। अब बच्चे देखें ये न्यूट्रल है, इसका मैंने सम, इन दोनों का सम किस बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। अब पोटाशियम का बच्चे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +1, और फिर इस केस में जो ऑक्सीजन है, अब बच्चे उसके एटम कितने हैं 2, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन के एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बच्चे कितना होगा -1/2, 2 से कट जाएगा तो +1 -1 का आंसर क्या हो जाएगा 0। मीन सुपर ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2, पर ऑक्साइड के अंदर -1, नॉर्मल ऑक्साइड के अंदर -2। लेकिन एक ऐसी कंडीशन भी है कि जिसके अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में होता है और वो है OF2। इस केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। बच्चे देखें कैसे, अब OF2 है, इसका सम मैंने 0 के बराबर लेकर आना है। बच्चे फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, 2 फ्लोरीन है तो -2 हो गया, तो यहाँ पर फिर ऑक्सीजन का कितना होगा +2 होगा। और बच्चे नेक्स्ट जो पॉइंट आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर सब एलिमेंट का जो अलजेब्रिक सम होगा उनका ऑक्सीडेशन नंबर का वो 0 के बराबर होगा। अब अगर मैं आयन की बात करता हूँ, जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, तो इस केस में, आयन के केस में जो इन दोनों एलिमेंट का अलजेब्रिक सम होगा ऑक्सीडेशन नंबर का, वो उस आयन पर मौजूद चार्ज के इक्वल होगा। इसको बच्चे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखें OH-1, अब मैं इसको किस के इक्वल रखूँगा, -1 के इक्वल रखूँगा। अब ऑक्सीजन बच्चे कितना होता है -2, हाइड्रोजन +1, तो देखिए आंसर क्या आ गया -1 आ गया। और बच्चे लास्ट पे बच्चे है कि अगर किसी सब्सटेंस के अंदर कोई जिसकी बच्चे जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, मीन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में होगी। अभी हम एग्जांपल बात की थी OF2। अब चूँकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में हमने लिया और वो 2 थे तो -2 बन गया और ऑक्सीजन का +2 में आ गया। बच्चे इनके एग्जाम्पल देख लें। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल में है KMnO4, यहाँ पर हमने Mn मैंगनीज़ की हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। अब बच्चे चूँकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इन सब का सम हमने किसके बराबर रख देना है, 0 के बराबर रख देना है। बच्चे पोटाशियम कितना होता है +1, मैंगनीज़ का हमने फाइंड करना है। ऑक्सीजन कितनी है 4, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 4। एक ऑक्सीजन की कितनी होती है -2, ठीक है। तो बच्चे ये कितना आ गया +1, साथ में ये मैंगनीज़, और ये कितना आ गया -8 = 0। तो -8 +1 आंसर कितना आएगा -7। मैंगनीज़ -7 बराबर है 0, तो -7 दूसरी साइड पर आएगा तो आंसर कितना हो जाएगा +7। तो यहाँ पर मैंगनीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +7। नेक्स्ट बच्ची है सल्फेट आयन SO4 नेगेटिव। अब चूँकि ये आयन है तो इस केस में इन दोनों का सम किस बराबर होगा -2 के बराबर होगा। अब बच्चे हमने सल्फ़र का जो है वो फाइंड करना है। अब ऑक्सीजन 4 हैं, 4 एटम है, एक कितना होता है -2, तो कितना बच्चे बन गया -8। -8 दूसरी साइड पर आएगा तो +8, 8 - 2 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 6। मीन सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 6 है।